हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ओके होंगे। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। और अगर आपने इससे पहले एक्सरसाइज का बेसिक इंट्रो और एग्जाम्पल नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व कर लो। इसका आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज के अंदर क्या होने वाला है। और अगर वो आपको आता है तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। देखो क्या कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, ये बताना है। तो फर्स्ट केस के अंदर दे रहा है आपको बहुत सारे केस दे रखे, 5 केस हम एक एक करके सॉल्व करेंगे सबको। अब देखना, रिलेशन आर दिया है जिसके अंदर आर जो है वो किसी सेट ए के अंदर से जो 1 से लेके 14 तक है डिफाइन कर रहा है ये कंडीशन। अब देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले आर को आपको एज अ पेयर बना लेना है। एज अ पेयर अगर मैं बनाने को कह रहा हूं, यानी मैं बोल रहा हूं आपसे कि आर के अंदर कौन कौन से पेयर आएंगे वो बताओ। अब देखो यहाँ एक्स कॉमा वाई लग रहा है, इसका मतलब ये एक्स कॉमा वाई की दो वैल्यूज चूज करनी है आपको इसमें से 1 से लेके 14 तक। कंडीशन क्या दे दी इसने, देखो 3x - y। जब आप x की वैल्यू यहां से चूज करोगे, मान लो आपने 1 चूज कर ली, मान लो एग्जांपल। अब मैं y की वैल्यू ऐसी क्या चूज करूं कि यहाँ पे 0 आ जाए। आप कहोगे सर 3 चूज कर लो। 3 × 1 = 3 -3 कितना आ गया, 0 आ गया। यानी आपने x के लिए 1 चूज किया तो y के लिए आपको 3 चूज करना पड़ा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है स्मार्ट, वो बताता हूं मैं आपको। आप इस y को उस साइड भेज दो, भेज दिया। अब बिल्कुल सिंपल है, एक्स की वैल्यूज पुट करना शुरू करो आप। ठीक है, जैसे एक बार आपने 1 पुट कर ली तो 3 × 1 = 3, वाई की वैल्यू 3 आ गई। देखो वाई की वैल्यू 3 आ गई। अब मैं कह रहा हूँ एक्स की वैल्यू आपने 2 पुट करी, 2 × 3 = 6 हुआ। एक्स की वैल्यू क्या पुट करी आपने, 2, तो आगे एक्स आता है पीछे वाई आता है, देख लो आप लिखा हुआ है 2 पुट किया। तो 2 × 3 = 6, वाई की वैल्यू क्या है 6, और ये भी देख लेना ये 6 1 से लेकर 14 तक में से होना चाहिए। अब एक्स की वैल्यू हमने पुट करी 3, एक्स की वैल्यू क्या पुट करी हमने, एक्स की वैल्यू पुट करी हमने 3, 3 × 3 = 9, वाई की वैल्यू कितनी होगी 9। अगला मैं ले रहा हूं यहाँ पे 4, एक्स की वैल्यू क्या ले ली मैंने 4, 3 × 4 = 12, वाई की वैल्यू क्या आ गई 12, 12 यहाँ से। अब जैसे मैं अगर यहाँ से 5 लूंगा तो 5 तो इसमें से है, लेकिन 5 × 3 = 15 हो जाएगा वाई की वैल्यू, जो कि इसमें से नहीं है। तो अपन इसके आगे नहीं लेंगे वैल्यू। बताओ समझ में आया क्या, आर कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये है आर फाइंड आउट करने का तरीका। ठीक है सर, अब ये आर की वैल्यूज आ गई। अब फर्स्ट केस से देखो, आपके पास आर की वैल्यूज ये हैं सारी की सारी। हाँ सर ये है मेरे पास आर की वैल्यूज। अब मैं कह रहा हूं फर्स्ट केस देखो, आपके पास फर्स्ट केस क्या कह रहा है आपको, रिफ्लेक्सिव चेक करो। अब रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते हैं हम, हमें पता है आर नॉट बिलोंग्स टू 1 1। 1 1 है क्या इसके अंदर, नहीं है भाई। 1 तो मैंने यहां से चूज करा भाई, मुझे इनमें से कोई एक वैल्यू लेनी थी, मैंने 1 1 लिया, फिर मैंने 2 लिया, फिर मैं लाइक डेट इसी तरीके से मैं 3 3 लूंगा और ये चलता रहेगा 14 14। मतलब ये सारी वैल्यूज है ना, इनका एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए एक्स वाई के अंदर। यहाँ से मैंने 1 ले लिया तो 1 और 1 होना चाहिए, 2 लिया 2 और 2 होना चाहिए। क्या ये बिलोंग करता है आपके आर के साथ? नहीं करता है सर, ये बिलोंग नहीं करता है आर के साथ। नॉट बिलोंगिंग है, हाँ सर नॉट बिलोंगिंग है। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये लो एक केस तो मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव का। ठीक है सर, सेकंड केस पर आते हैं। आर जो है अगर बिलोंग करता है 1 3 के साथ, हाँ सर करता है, लेकिन आर जो है नॉट बिलोंग्स टू 3 1, ये करना चाहिए था ना भाई। जब आर बिलोंग, यहां से देखो अब आर के अंदर 1 3 आ रहा है, हाँ सर 1 3 आ रहा है, लेकिन 3 1 भी आना चाहिए। जब दोनों केसेस होते हैं एक्स वाई, अगर मैं पलट दूं यहाँ पे वाई एक्स कर दूं यहाँ पे, यही तो होता है हमारे लिए। अगर 1 3 कर दिया और फिर मैंने 1 3 करने पर आ रहा है लेकिन 3 1 करने पर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। बताओ ये चीज समझ में आएगी? हाँ सर आ गई। अगले केस की ओर बढ़ते हैं। आर जो है वो बिलोंग करता है आपके लिए, मान लो 1 3 से। ये रहा फर्स्ट केस यहाँ से। अब ये पहली बात तो ये 2 6 है, इसको छोड़ो, मैं इस केस को ले लेता हूँ। भाई ऐसे तो करते हैं अपन, आर बिलोंग करता है 1 3 को, अब आर बिलोंग करता है 3 9 को। हाँ सर ये भी कर रहा है। कहने का मतलब ये है इन दोनों में से कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए, ये तरीका है फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो जैसे 1 3 है तो यहाँ 3 है और यहाँ पर भी 3 है, सेम आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। लेकिन अगला केस जो है, इन कॉमन टर्म के अलावा दोनों चीजें होनी चाहिए आपके आर के अंदर, यानी रिलेशन के अंदर, यानी कि 1 और 9। आर बिलोंग करना चाहिए 1 9 को। अब देखो 1 9 है क्या इसमें, नहीं है सर, तो यहाँ पे नॉट लगा दो। जैसे ही नॉट लगा दिया आपने तो यहाँ पर भी कंडीशन आ गई, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब मुझे बताओ यहां तक क्या समझ में नहीं आया?
क्लियर हो गई तीनों चीजें कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे तो आपको क्या है, एक्स वाई और वाई एक्स दोनों बिलोंग करने चाहिए तब सिमेट्रिक होता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक्स एक्स जो है वो बिलोंग करना चाहिए रिफ्लेक्सिव में, वो भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक्स वाई है, फिर वाई जेड है, तो फिर एक्स और जेड बिलोंग करने चाहिए। एक्स जेड का मतलब है ये वाली टर्म, दोनों ये बिलोंग करनी चाहिए, जो कि नहीं कर रही है, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हैंस आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नीदर नीदर सिमेट्रिक, एक मिनट, नॉट ट्रांजिटिव। मतलब तीनों में से कोई भी केस नहीं हो रहा आर के लिए, ना तो रिफ्लेक्सिव है वो, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तीनों के तीनों केस रॉन्ग हो गए फर्स्ट वाले केस के लिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है सर। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ तक तो क्लियर है ना? आप वीडियो एक बार पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, कुछ ज्यादा इसमें ज्यादा कुछ करने की और लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। जितना मतलब कंपलसरी है उतना तो आपको मैंडेटरी लिखना ही होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका सेकंड पार्ट इसका ना, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक है, जो रिलेशन आर है वो आपके सेट जो दे रखा है, जो ए सेट होता है, जो ए सेट होता है, सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का एक सेट है। नेचुरल नंबर आपको पता है? हाँ सर। कहां से शुरू होते हैं बेटा? वन से शुरू होते हैं इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई। अब रिलेशन आर आपको पहले बनाना पड़ेगा, आर आपको पहले बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाओ, कैसे बनाओगे? एक्स वाई दे रखा है आपको, हाँ सर, लेकिन कंडीशन क्या दी थी? देखो, y इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव, और ये कंडीशन है x जो है वो लेस देन फोर होगा आपके पास। x क्या हो जाएगा आपके पास? लेस देन फोर हो जाएगा। अब लेस देन फोर कैसे होगा? करो आप इसको, x की वैल्यू चूज करो और यहाँ पुट करते हुए चलेंगे हम, है ना। अगर मान लो आपके पास x और y में आपको वैल्यू चूज करनी है यहां से, ठीक है सर। तो x की वैल्यू जो है लेस देन फोर है। अब लेस देन फोर में तो आपको सर, लेस देन फोर में बहुत सारी वैल्यूज आती है, लेकिन आपको कौन सी चूज करनी है? आपको चूज करनी है केवल जो वन वन या वन से ऊपर तक हो। जैसे मान लो x की मैंने वन चूज करी, x की मैंने वन चूज करी, तो y की क्या हो जाएगी? वन प्लस फाइव ऑटोमेटिकली सिक्स हो जाएगा। हाँ सर। अब मैं x की जगह टू पुट कर रहा हूँ, तो टू प्लस फाइव कितना हो जाएगा आपके पास? टू प्लस फाइव हो जाएगा सेवन, हो जाएगी y की वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे थ्री पुट करता हूँ, तो यहाँ थ्री पुट करते, थ्री प्लस फाइव कितना हो गया? एट हो गया। y की वैल्यू कितनी हो गई? एट हो गई। और आप इसको एट को यहाँ क्यों लिख रहे हो? क्योंकि x कॉमा वाई ऐसे लिखना है आपको। अब फोर से लेस देन है, तो फोर तो आएगा नहीं इसमें, फोर से लेस देन ही लेनी है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया भैया? आर बन गया है। शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चूज करना है, तो आर जो है नॉट बिलोंगिंग है वन कॉमा वन के लिए। वन कॉमा वन तो इसमें आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, ये लो, ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड देखो आप, ठीक है। अब वन कॉमा सिक्स है यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे आर जो है बिलोंग करता है वन कॉमा सिक्स को, फर्स्ट थिंग। बट आर नॉट बिलोंगिंग है सिक्स कॉमा वन के लिए। भाई जब वन कॉमा सिक्स है तो सिक्स कॉमा वन भी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं है तो हम इसके लिए भी लिखेंगे सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़े। ओके, अब आगे देखो, आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आर के लिए जो वन कॉमा सिक्स है उसके बाद सिक्स कॉमा एट कोई वैल्यू है नहीं इसके अंदर। मतलब सिक्स कॉमा के साथ कोई दूसरी वैल्यू नहीं है, कि आर जो है बिलोंग करता है आपके पास वन कॉमा सिक्स को, तो बिलोंग कर रहा है देखो आप। उसके बाद सिक्स कॉमा मतलब कि एक सेम नंबर जो है नहीं आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? मैं यहाँ पे लिखूंगा इन आर देयर इज नो देयर इज नो कॉमन नंबर सेट। देयर इज नॉट देयर इज नो कॉमन नंबर सेट। कोई ऐसा सेट नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे जिसमें कोई कॉमन नंबर हो, ऐसा नहीं है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या लिखा मैंने? कि आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। के लिए केस के लिए नो आ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। क्या हो गया इसको? एक मिनट, शायद अटक गया है। ओके, नॉर
सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। यहां तक बताओ कोई डाउट है क्या? क्लियर हुआ यहां तक? नेक्स्ट देखें। ओके, ये पार्ट 2 है जो कंप्लीट हो गया। थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं अपन। ओके ओके, ये आ गया आपका थर्ड पार्ट। देखना, यहाँ आपको एक सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 करके, और आर का जो रिलेशन बनाना है वो कैसे बनाना है? y इज डिविजिबल बाय x लाइक दैट, इस तरीके से। ठीक है सर। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पे r बिलोंग करता है मेरे x x से, r मेरा बिलोंग करता है x x से। अब आप देखो, इसमें से मैं जो भी वैल्यू चूज करूंगा यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाएगी उसी वैल्यू से। भाई y, अगर मेरे यहाँ x कॉमा y लिखा है, तो मान के चलो ये मेरा y है, ये मेरा क्या है? y है। मैं क्या कह रहा हूँ? y इज डिविजिबल बाय x। अब आप बोलो y डिविजिबल बाय x होगा, अब यहाँ y नहीं है, ये x है। x इज डिविजिबल बाय x, हाँ सर हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे? वेट अ मिनट, एक सेकेंड। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे भैया? हम ये कहेंगे r बिलोंग करता है x x से, अगर, तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो इन आर हम लिख देते हैं यहाँ पे, एक मिनट, इसको क्या हो गया भाई, इतना कैसे अटक रहा है? ओके, इन आर एवरी नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ है। जो भी आर का नंबर है, मतलब आर के अंदर जो भी नंबर है, वो डिविजिबल हो गया इटसेल्फ से। और वो एक्स वाई के नंबर आपको कहां से चूज करना है? यहीं से चूज करना है। जैसे कि 1 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, 5 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। तो ये कंडीशन से जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा सेट बनाना है जो कि डिविजिबल हो इटसेल्फ। तो ऐसा यहाँ पॉसिबल है। क्लियर है यहां तक? हाँ सर क्लियर है। आगे देखो, अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये जो नंबर हम चूज कर रहे हैं एक्स और वाई के, वो कैसे हो? वो नंबर कैसे करने हैं आपको चूज? कि अगर आर के अंदर कोई वैल्यू ऐसी है जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ है, तो इस पार्ट के लिए हम क्या कह सकते हैं? इसके लिए हम कह सकते हैं सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, हम इस केस के लिए तो कह सकते हैं। लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट पे देखो, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मान लो लेट, मैंने यहाँ दो नंबर लिए, और दोनों नंबर इसी में से लेने। इसके लिए मैंने नंबर लिए आर बिलोंगिंग टू, मैंने लिखा मान लो यहाँ पे 4 2 लिखा मैंने। क्या लिखा? 4 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 2 इज डिविजिबल बाय एक्स, ऐसा हुआ इसका मतलब। भाई पीछे वाला जो नंबर है इज डिविजिबल बाय एक्स, आगे वाले नंबर से। तो मैं काम करता हूं, इसको तो कर देता हूं 4, और इसको, एक सेकेंड, एक तो ये इरेजर का यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मामला। हाँ, मैंने यहाँ लिखा मान लो 2 4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 4 इज डिविजिबल बाय 2। भाई ये y है ना आपके लिए, ये एज अ y मानो, ये एज अ y है, ये एज अ x है। अब इस ऊपर वाली लाइन को पढ़ो, ये लाइन क्या कह रही है? ये लग रही है कि y इज डिविजिबल बाय x, ऐसा होना चाहिए। हाँ सर है ऐसा, 4 इज डिविजिबल बाय, ऐसा है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये, इसके लिए 4, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 इज डिविजिबल। एक मिनट यार, आज बहुत दिक्कत आ रही है इसके अंदर, मेरे हिसाब से टैब में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। चल जा यार। ओके, 4 इज डिविजिबल बाय 2, ऐसा है क्या यहाँ पे? हाँ सर है। तो मैं आर से बिलोंग कर सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, आर बिलोंग कर सकता है मेरा 2 4 के लिए? हाँ सर कर सकता है। दोनों नंबर ए सेट में से होने चाहिए? हाँ सर। और आर के अंदर डालने पर कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? हाँ सर। तो ये हमारा प्रोसेस है। लेकिन, लेकिन अब अगर मुझे इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो एक्चुअल में मेरे पास 4 2 भी आर से बिलोंग करना चाहिए। ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। हो सकता है कि, देखो ये मैं आपको यहां करके दिखाता हूँ। 2 से 4 को डिवाइड कर रहे हो, पूरा पूरा डिवाइड हो सकता? नहीं हो सकता भाई, नीचे से ऊपर डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट पे बनेगा आंसर। मुझे कंप्लीटली डिविजिबल चाहिए, तो 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, ऐसा नहीं है। सो हम क्या करेंगे? आर इज नॉट बिलोंगिंग टू 4 2।
ऐसा हो सकता है कि पुट कर सकते हैं कि अपन 4,2 इस आर के अंदर? सर नहीं कर सकते, क्योंकि 4,2 पुट किया, इसका मतलब ये हो गया कि ये आपकी वाई की वैल्यू जो है इज डिविजिबल बाय एक्स, आगे वाली वैल्यू से। तो हम यहाँ लिखेंगे सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्या लिखेंगे? आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है सर, आगे वाले केस की ओर देखते हैं। थर्ड केस के लिए बनाएंगे हम यहाँ पे एक्स को वाई से बना लें क्या? हाँ बना तो सकते हैं एक्स को वाई से, चलो एक्स को वाई से बना लो। देखो लेट मान रहा हूं मैं यहाँ पे एक्स कॉमा वाई जो है वो बिलोंग करता है आपके आर को। ठीक है सर, ये एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर को, और मैं ऐसा मान रहा हूं इस एक्स कॉमा वाई को बिलोंग करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, यही हुआ इसका मतलब। हाँ सर, अब मैं कह रहा हूं आपसे वाई कॉमा जेड ये भी बिलोंग करता है आर को। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है जेड इज डिविजिबल बाय वाई। अब देखना, अगर मैंने यहाँ x कॉमा वाई लिखा तो y इज डिविजिबल बाय x होता है, और y कॉमा z लिखा तो z इज डिविजिबल बाय y होता है। अब इसका मतलब आप ऐसे समझो, यहाँ पे मान लो मैंने दो वैल्यू ले ली है x कॉमा वाई के लिए, मान लो मैं इनमें से कौन सी वैल्यू चूज कर सकता हूँ? x कॉमा वाई के लिए मान लो मैंने 2,4 ही कर लिया, चलो मान लेते हैं ऐसा, 4 ही कर लिया है। अब क्या है, आपको वैल्यू ऐसी चूज करनी पड़ेगी यहाँ पे जो y कॉमा जेड, वाई की वैल्यू तो सेम हो गई यहाँ पे, 4 ले लिया। अब आपको ऐसी वैल्यू चूज करनी पड़ेगी जो इसी में से हो और इससे डिविजिबल हो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर y डिविजिबल बाय x है, y को जो है x जो है डिवाइड कर देता है पूरा पूरा। हाँ सर, और जो y की वैल्यू आ रही है वो z इज डिविजिबल बाय y, ये जो y की वैल्यू है वो z को भी डिविजिबल कर रही है। ये जो y की वैल्यू है ये z को भी डिविजिबल कर रही है। तो आप मुझे बताइए कि यहां पर मैं x कॉमा जेड अगर कहूंगा, x कॉमा जेड अगर कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा? x कॉमा जेड कहने पर z इज ऑल्सो x कॉमा, ये ना x कॉमा, अगर मैं z कहूंगा तो क्या कहूंगा? z इज ऑल्सो डिविजिबल, z इज ऑल्सो डिविजिबल बाय x। तो आपके पास क्या आ गया है? तो आपके पास आ गया है x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ये आया नहीं आया? हाँ सर ये आ तो गया। क्या आया देखो, x कॉमा जेड मतलब z इज डिविजिबल बाय x। ये जो z है वो x से भी डिवाइड होगा। अरे भाई सिंपल सी बात है यार, होगा ये तो। देखो, जब x से मेरा y डिवाइड हो रहा है, x से मेरे पास y डिवाइड हो रहा है, हाँ सर हो रहा है, और यही y जो है z को डिवाइड कर रहा है, हाँ सर कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों के अंदर कोई ना कोई कॉमन रूट होगा, हाँ सर होगा। इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस के अंदर डिवाइड हो सकते हैं। x से मैं z को, x से जो है मैं z को भी तो डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकता हूँ, क्योंकि इससे इस वैल्यू कर रहा हूँ, इससे इस वैल्यू को कर रहा हूँ, और एक्चुअल में ये दोनों भी डिवाइड हो जाएंगी मेरे पास। बताओ आया समझ में? हाँ सर ये लेट करके कर सकते हो आप इस तरीके से। क्लियर हुई चीज? हाँ सर ये क्लियर हो गया हमें। अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? आर इज ट्रांजिटिव। क्या कह सकते हैं? आर इज ट्रांजिटिव। इस केस के लिए यहाँ पे नॉट आया था आपके पास, देखना यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में यस आया था, और ट्रांजिटिव भी निकल गया है। अब देखो, अगर आप इसको लेट करके करते हो तो कैसे करोगे, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हर वैल्यू से नहीं हो सकता ये कंडीशन सेटिस्फाई इसमें, है ना? आप सोचो हर वैल्यू लगा, नहीं, हर वैल्यू से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे एक्स कॉमा वाई है तो वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। मान लो मैं यहाँ पे 1,2 की कंडीशन ले लेता हूँ। क्या करता हूँ? 1,2 की कंडीशन चूज कर लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया है, एक मिनट इसको रफ करके बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट, है ना? ओके, अब देखना आप क्या कह रहा है, y इज डिविजिबल बाय x। तो अगर मैं मान लो 1,2 लिखता हूँ, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? 1,2 लिखा मैंने यहाँ पे। हाँ सर, इसका मतलब क्या हुआ? पीछे वाला y है, y इज डिविजिबल बाय x होगा, हाँ सर होगा। अब आपको इस कंडीशन के अंदर y तो सेम ही रखना है, हाँ सर y तो मुझे सेम ही रखना है। अब मुझे z की वैल्यू रखनी है। अब z की वैल्यू क्या रखूं? मान लो मैंने यहाँ पे 4 रख दिया है। क्या रख दिया मैंने यहाँ पे? 4 रख दिया है। अब आप देखो, इन दोनों कंडीशन को पढ़ो आप। मैं थोड़ा सा यहाँ से साफ कर देता हूँ साइड से, आपको और अच्छे से क्लियरली दिखेगा। अब देखो आप, अब देखो आप, अब मुझे बताना आप ये चीज, 1,2 रखने का मतलब क्या हुआ?
टू इज डिविजिबल बाय वन। भाई टू डिविजिबल बाय वन है, हाँ सर। 2,4 का मतलब क्या हुआ सर? 2,4 का मतलब हुआ 4 इज डिविजिबल बाय टू, यही हुआ। हाँ सर। अब एक्स कॉमा जेड अगर मैंने चूज कर लिया है तो एक्स कौन है इसकी आगे वाली डिजिट? ये वाला एक्स हो गया आपका। ये एक्स कॉमा वाई है, ये वाई कॉमा जेड है, ये आपका कौन हो गया सर? ये जेड हो गया। तो एक्स कॉमा जेड के लिए मैंने क्या लिया है? 1,4 लिया। अब 1,4 का मतलब क्या हुआ भाई? 1,4 का मतलब हुआ 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय वन। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया यहाँ पे? इस तरीके से आपको कंडीशन सेलेक्ट करनी है, और यहीं से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है भैया कि आर जो है आपका क्या है? ट्रांजिटिव है। क्लियर हुई ये बात? हाँ सर हो गई। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों दोनों है, बट नॉट सिमेट्रिक। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, ध्यान दे लेना अपना। ठीक है सर। यहां तक बताओ किसको क्या दिक्कत आ रही है? क्लियर है यहां तक सारे डाउट? हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप एक बार फोर्थ वाला केस की ओर बढ़ते हैं अब। ओके, ये फोर्थ केस देखो आप। पीछे वाले के लिए आप एक बार वीडियो पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लेना, फिर एक बार आप करके देखना खुद से, बहुत इजी आ जाएगा आपको कुछ, है ना? आई एम श्योर। नेक्स्ट देखो आप फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कह रहा है आर एक रिलेशन है सेट ऑफ जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एस। देखो आर किस में चूज हो रहा है इस बार? इंटीजर्स में से हो रहा है। अब आपको पता है इंटीजर क्या होता है? सर इंटीजर होते हैं आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यहीं से होते हैं। हाँ सर होते तो हैं। अब मैं कह रहा हूं आर आपके पास अगर रिलेशन लेना है आपको एक्स माइनस वाई, वो इंटीजर निकलना चाहिए। मान लो मैंने लिया आर बिलोंग किया एक्स कॉमा एक्स के, आर बिलोंग कर रहा है एक्स कॉमा एक्स के, इसका मतलब ये हुआ, ये कंडीशन कह रहा है एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो इज एन इंटीजर। ये इंटीजर है क्या भाई? ये बताओ मुझे तो आप। हाँ सर है तो इंटीजर ये। अगर ये इंटीजर है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एक्स बिलोंग्स टू एक्स कॉमा एक्स के लिए, इसका मतलब क्या हो गया? सो आर इज रिफ्लेक्सिव। हुआ नहीं हुआ? हाँ सर हो गया रिफ्लेक्सिव में, ये तो कंडीशन होती है यार। हाँ सर हो गया। अगला देखो, अगर आर बिलोंग करता है एक्स कॉमा वाई को, और एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या होता है? एक्स कॉमा वाई का मतलब होता है एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। हाँ सर होता तो यही है। एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या हुआ है कि ये दोनों वैल्यू जो है वो माइनस करने पर इंटीजर आपको देगी। हाँ सर देगी। अब ये वैल्यूज आपको इंटीजर में से चूज करनी है, बस माइनस करने पर इंटीजर बनना चाहिए। हाँ सर बन रहा है मेरे पास इंटीजर, तो बन रहा है मेरे पास। अब मैं आपसे कह रहा हूं अगर मैं यहां पे ऑल्सो मैं ये कहूं y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। क्या कहा मैंने आपसे? भाई मैंने ये कहा है जब मैं y माइनस एक्स करूंगा तब भी इंटीजर बनेगा क्या? हाँ सर बनेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं r ऑल्सो बिलोंग्स टू y कॉमा एक्स। ये तो हुआ इसका मतलब। भाई जब x माइनस वाई करो चाहे y माइनस एक्स करो, आएगा इंटीजर। हाँ सर आएगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी हो गई सेटिस्फाई, ये वाली कंडीशन भी हो गई। तो आप कह सकते हो सो r इज रिफ्लेक्सिव हो गया आपके पास, तो ये हो गया आपके पास सिमेट्रिक। हुआ नहीं हुआ? हाँ सर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी। अब थर्ड केस की बात कर लेते हैं। लेट कर रहा हूं मैं, जैसे r बिलोंग कर रहा है मेरे x कॉमा वाई से, इसका मतलब होता है x माइनस वाई इज एन इंटीजर। आ रहा है सबको समझ में? हाँ सर। यही कंडीशन से मैं दूसरी कंडीशन और ले रहा हूं, कौन सी? आर बिलोंग करता है y कॉमा जेड से, एक और लिया है मैंने। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास? y माइनस जेड इज एन इंटीजर। ठीक है सर। y माइनस एक्स क्या है? y माइनस जेड जो है वो आपके पास क्या है? वो भी एक इंटीजर है। ठीक है। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं। ऐड बोथ ऑफ देम, ऐड बोथ ऑफ देम, ऐड करो आप। x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड करोगे तो क्या निकल कर आएगा? x माइनस जेड निकलेगा। इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। भाई ये भी तो एक इंटीजर निकल के आ रहा है। कुछ क्लियर हो रहे हैं क्या डाउट्स भाई, कि यूं ही देख रहे हो? नहीं यार आ तो रहा होगा समझ में थोड़ा बहुत। हाँ, एक्स माइनस जेड किया तो ये भी आपके पास क्या निकल के आया? एक इंटीजर निकल के आया। अगर ये इंटीजर आ गया इसका मतलब आर बिलोंग करना चाहिए आपके पास किससे? किससे करना चाहिए? एक्स कॉमा जेड से। एक्स कॉमा जेड करेगा जब भी तो आप एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर कह सकते हो। हाँ सर कह सकते हो। अब देखो तीनों कंडीशन हो गई, ये कंडीशन भी हो गई, ये कंडीशन भी हो गई, और जब ये कंडीशन हो जाती है तो आप क्या कह सकते हो? सो
आर इज ट्रांजिटिव, कह सकते हो नहीं कह सकते हो? हाँ सर कह सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे कहेंगे हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और लास्ट में क्या निकाला था, ट्रांजिटिव। तीनों केस फुलफिल कर लिए हैं हमने यहाँ पे आर के। फोर्थ वाले के लिए बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। अब एक फिफ्थ पार्ट देखेंगे इसका, उसके अंदर दो तीन क्वेश्चन एक साथ एडिशनल दे रखे हैं। यहाँ तो सबको समझ में आ गया? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना किस किस को क्लियर हो रहा है। जिनको भी डाउट लगा है मुझे अपना नाम बताना और अपने डाउट बताना कि सर ये वाली चीज है जो क्लियर आउट नहीं हो रही, तो एक बार फिर से रिवाइज करवाएंगे इसको टॉपिक को, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके ओके ओके, वेट अ मिनट कि दो चार स्लाइड्स मुझे बनानी पड़ेंगी, एक में होगा नहीं पूरा। हाँ, फिफ्थ वाले पार्ट में देखो ए बी सी डी ई 5 पार्ट दे रखे हैं फिफ्थ के अंदर। रिलेशन आर है जिसमें सेट एक ह्यूमन बींग्स का है जो ऑफ टाउन है ना पर्टिकुलर टाइम गिवन के अंदर दे रखा है। देखो फर्स्ट वाले केस को देखो आप, एक्स कॉमा वाई हुआ, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है सर, अब आप मेरी बात सुनो, आर बिलोंग करता है एक्स कॉमा वाई को, इसका मतलब ये होता है एक्स एंड वाई वर्क्स एट द, अच्छा मुझे पहले तो वो लेना है ना यार, एक मिनट एक यार, पहले तो रिफ्लेक्सिव वाला कराना था, मैं पहले आपको वो कराने लग गया, सिमेट्रिक वाला। एक मिनट है ना। हाँ भाई, फर्स्ट वाले केस में देखो, ए वाले केस को, ए वाले केस के लिए अगर मैं बात करूं, रेड से कराते हैं अब यार, ब्लैक बहुत सारा हो गया। हाँ, आर अगर बिलोंग कर रहा है एक्स कॉमा एक्स को, इसका मतलब दोनों सेम है। अब जब वो सेम जगह पे प्लेस कर रहे हैं तो ये दोनों एक ही जगह पे काम करेंगे ना? हाँ सर भाई, जब दोनों इंसान एक ही हैं, दोनों इंसान एक ही हैं तो एक ही जगह काम करेंगे। हाँ, तो इसका मतलब हुआ एक्स वर्क्स एट सेम प्लेस। भाई एक्स एक ही इंसान है, दोनों अगर एक ही बंदा है तो वो दोनों के दोनों जो है वो एक्चुअल में एक ही है, वो सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, तो आर बिलोंग कर जाएगा एक्स कॉमा एक्स के लिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आर इज रिफ्लेक्सिव। बताओ समझ में आया कि? बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है यार, बिल्कुल इजी है। सेकंड देखो, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आर बिलोंग कर रहा है एक्स कॉमा वाई को, इसका मतलब होता है एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस, ये होता है इसका मतलब। हाँ सर, जब ये दोनों एक जगह पे काम कर रहा है तो मैं इसी बात को पलट के कह सकता हूं, इसी बात को पलट के कह सकता हूं। कैसे कहूंगा? y एंड x वर्क्स एट द सेम प्लेस। अरे यार बात तो एक ही है भाई, तुम और मैं एक जगह पे काम कर रहे हैं, या मैं कहूं मैं और तुम एक जगह पे काम कर रहे हैं, बात तो एक ही है। हाँ सर, तो यहाँ पे r ऑल्सो बिलोंग्स टू हो गया आपके पास y कॉमा एक्स। भाई यहाँ पे y एंड x बोल रहा है तो आपको यहाँ ब्रैकेट में y कॉमा एक्स लिखना पड़ेगा, इसका मतलब r इज सिमेट्रिक। क्या निकल कर आया? आर जो है भैया सिमेट्रिक भी है। अब आते हैं थर्ड केस पे, लेट करो। आर बिलोंग कर रहा है एक्स कॉमा वाई के लिए, आर बिलोंग कर रहा है एक्स कॉमा वाई के लिए, एक मिनट बस। ओके, आर बिलोंग कर रहा है एक्स कॉमा वाई के लिए, सर इसका मतलब हुआ, सर इसका मतलब ये हुआ है एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम प्लेस। अब मैंने क्या कहा, एक और चीज लेट करो, आर बिलोंग कर रहा है वाई कॉमा जेड को। ठीक है सर, भाई जब एक्स और वाई दोनों मिलके एक जगह पे काम कर रहे हैं, और सेकंड कंडीशन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो वाई है ना, ये वाला वाई और एक और बंदा है जेड, ये दोनों भी एक ही जगह काम कर रहे हैं, वाई एंड जेड वर्क्स सेम प्लेस। अब यार देखो, ये वाई भी उसी जगह पे काम कर रहा है, ये वाई भी उसी जगह पे, दोनों एक ही बंदे हैं ना ये? हाँ सर एक ही बंदे हैं। अगर इस वाई की एक ही प्लेस है, इस वाई की एक ही प्लेस है, इसका मतलब ये तीनों जने एक ही जगह काम कर रहे हैं, ये तीनों जने हैं मतलब इंसान है, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है ना, ह्यूमन बींग्स की। एक्स, ये वाला वाई एक ही बंदा है, और ये जेड, यानी कि ये तीनों एक ही जगह काम कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? सो वी कंक्लूड एक्स एंड जेड वर्क्स एट सेम प्लेस, वो उसी जगह काम कर रहे हैं, इसका मतलब आर बिलोंग करना चाहिए ना एक्स कॉमा जेड को? हाँ सर करना चाहिए। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है एक्स कॉमा, आर बिलोंग कर रहा है एक्स कॉमा जेड को, तो आप कह सकते हो आर इज क्या है ये, ट्रांजिटिव।
ठीक है सर। अब देखो, ट्रांजिटिव मिल गया, सिमेट्रिक मिल गया, रिफ्लेक्सिव मिल गया। तो फर्स्ट जो ए वाला केस है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ना थोड़ा सा कंजेस्टेड, जगह की थोड़ी सी स्पेस की कमी हो रही है ना, मतलब आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना इसके लिए यार। मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक, ठीक है, और ये हो गया आपका ट्रांजिटिव। ऑल, ये तीनों है। ये फर्स्ट वाले केस के लिए बात कर रहा हूँ, ए वाले केस के लिए। यहां तक क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत है क्या? बस आपको तो अपनी जो टर्म्स है ना, मैं आपसे कहूंगा देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है इसमें थोड़ा डाउट वाउट लग रहा है, तो एक बार आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो यार। मतलब उसमें मैंने आपको ये जो टर्म्स दे रखे हैं, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। मतलब जितना मतलब हो सकता है, मुझे लगता है कि जितना आपके लिए नीडेबल है उतना। तो एक बार आप उसको जाके जरूर देखो। उससे आपको एक मतलब आइडिया लग जाएगा यार, हाँ ये चैप्टर में चीजें हैं जो काम में आने वाली है, इनसे रिलेटेड अपने पास एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ मतलब टर्म्स और क्वेश्चंस है। फिर आप एक बार एग्जाम्पल देख लो। फिर आप एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट कर दो इस मतलब प्लेलिस्ट में, लाइन से 1 2 3 4, मतलब आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो अपन बैठे ना यार, फिर से करेंगे कुछ और, मतलब कुछ और बनाएंगे अच्छे से और समझाएंगे, ठीक है। देखो सेकंड केस देखो, एक्स और वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। देखो सेम कंडीशन है, सेम डिट्टो डिट्टो। आपको कुछ नहीं करना है, सेम इसके लिए जहां पे सेम प्लेस देखा ना, उसके लिए सेम लोकेलिटी डाल देना। जहां पे सेम प्लेस लिखा ना, उसकी जगह क्या डाल देना, सेम लोकेलिटी डाल देना। तो मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ और आपको बी वाला पार्ट ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा इसमें। एक्स और वाई है ना, तो मैं यहाँ देखो यहाँ चेंज कर दूंगा, ये सेम प्लेस की जगह लोकेलिटी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप ऐसा मत करना, आप खुद से सॉल्व कर लेना यार प्लीज, है ना। तो ये प्लेस हटा रहा हूं मैं यहाँ से सब जगह से। ओके, बाकी तो सब चीजें सेम ही रहेंगी यार। ओके, अब स्टार्ट करता हूँ ना। अब देखो मैंने क्या किया, ये बी पार्ट है आपका। आर बिलोंग टू एक्स एक्स, एक्स वर्क्स एट सेम लोकेलिटी, बस। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट केस हो गया आपका। आर बिलोंग्स टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क्स एट सेम लोकेलिटी, वाई एंड एक्स वर्क्स एट सेम लोकेलिटी, मतलब तो एक ही है इसका। सो आर बिलोंग टू वाई कॉमा एक्स और आर इज सिमेट्रिक। आर बिलोंग टू एक्स कॉमा वाई, तो एक्स और वाई वर्क्स एट सेम लोकेलिटी। आर बिलोंग्स टू, मैंने इक्वल ऐड किया, वाई कॉमा जेड वो भी वर्क कर रहे हैं सेम लोकेलिटी। अब मैं कह रहा हूं आपसे, वी कंक्लूड इनकी जगह सेम ही है, इसका मतलब एक्स और जेड वर्क्स एट सेम लोकेलिटी, ठीक है। इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव भी निकल के आ गया। तो निकल के आया आपके पास बी केस है ही, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल। बी वाले केस में भी सेम डिट्टो निकलेगा। ये बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। थर्ड वाला केस देखिए, हाँ सर थोड़ी सी स्मार्टनेस रखिए, आप ऐसे मत करना, आप वापस से इसको लिख लेना यार एक बार अच्छे से पॉज करके, मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में कराने की कोशिश करी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं हम इसका। ओके, नेक्स्ट पार्ट आ रहा है हमारा यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट। ओके, तो ये आ गया आपके पास इसका थर्ड पार्ट देखने के लिए, ओके। ये आ गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है देखो, आर बिलोंग्स टू एक्स कॉमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ये जो एक्स वाई लिखा है ना, इसका मतलब है अपने पास कि एक्स जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, वाई से बड़ा है। अब आपको साफ ही दिख रहा है, आर जो है नॉट बिलोंगिंग है एक्स कॉमा एक्स के। क्यों? क्योंकि एक्स जो है इस एक्स से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता है। यहां जो लिखा है उसका कंक्लूजन आपको यहां से बनाना पड़ेगा, यहां जो लिखा है ना वही इसका कंक्लूजन है। तो मैं लिख रहा हूं एक्स इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन हिमसेल्फ। भाई खुद से बड़ा थोड़ी हो जाएगा वो इंसान, तो वो खुद से बड़ा नहीं है। हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई थोड़ी बहुत। अगर वो खुद से बड़ा नहीं है तो वो नॉट बिलोंगिंग है, तो लिख देता हूं सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये लो, फर्स्ट केस तो सॉल्व कर लिया हमने। सेकंड वाले केस की ओर बढ़ते हैं अपन, रैड से। सी वाला पार्ट करा रहा हूं मैं ये आपको ना, सी पार्ट है ये। अब देखो अगला, अगर मैं कह रहा हूं आर बिलोंग कर रहा है एक्स कॉमा वाई से, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है सर। बट हेयर वाई इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। भाई 7 सेंटीमीटर, एक्स एक्स बड़ा है ना भाई, वाई थोड़ी बड़ा है। जब वाई बड़ा नहीं है तो आर आप बिलोंग भी नहीं कर सकते वाई कोमा एक्स से।
समझे आप मैं क्या कह रहा हूँ? जब एक्स कॉमा वाई लिखा है तो इसको वाई कॉमा एक्स नहीं लिख सकती, इसको लिखने का मतलब ही हो गया वाई इज टॉलर देन 7 सेंटीमीटर टॉलर देन एक्स। लेकिन ये हो नहीं सकता भाई, जब एक बड़ा है तो दूसरा कैसे बड़ा हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो हम यहाँ लिखेंगे सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है सर, सेकंड केस। थर्ड केस देखो, फिर से लाइट करेंगे। आर बिलोंग कर रहा है मान लो एक्स कॉमा वाई से, इसका मतलब होता है एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। ठीक है सर, अगर ये इससे बड़ा है तो मैं कह रहा हूं ऐसा, एक और कंडीशन लेट करी हमने, आर बिलोंग टू वाई कॉमा जेड। आर बिलोंग टू वाई कॉमा जेड। अब मैं क्या कह रहा हूं, एक्स तो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा था, अब मैं कह रहा हूं जो वाई है वो जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। चलो ये भी बोल के देख लो एक बार। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वाई इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। ठीक है सर। अब आप मुझे बताओ ये कहां कंक्लूजन है कि एक्स जो है वो जेड से जो है 7 सेंटीमीटर टॉलर है? क्यों? क्योंकि ये खुद बोल रहा है कि जो एक्स की कंडीशन है ना वो वाई से बड़ी है। एक्स वाई का मतलब हुआ एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, और यहाँ पे वाई जो है वो जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो यहाँ पे कंडीशन नॉट निकल कर आती है एक्स कॉमा जेड के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं है, ये वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। और ये वाई जो है ये जेड से टॉलर है, इसका मतलब ये कहीं छोटा होगा ना भाई, तो ये एक्स इससे टॉलर नहीं निकल सकता। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और ये ट्रांजिटिव हो गया। तो हमारे पास तीन कंडीशन निकल कर आ गई है, किसके लिए? सी के लिए। हैंस आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। बताओ क्या दिक्कत है? क्लियर हो गया? ये पार्ट सी कंप्लीट हुआ है, अब पार्ट डी की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो गया मेरे हिसाब से, बट हाँ क्वेश्चन इतने सारे दे दिए यार पार्ट वन में, क्या करूं। डी देखो, एक्स वाई का मतलब, अब यार आर एक्स कॉमा एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। हो सकता है क्या एक्स इज वाइफ ऑफ वाई? नहीं हो सकता ना। एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ हिमसेल्फ, नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता ना। तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये तो बिल्कुल इजी इजी से हैं यार, ये वाइफ और ये ब्रदर ब्रदर वाले तो। अब देखो, हमने लेट किया आर बिलोंग करता है एक्स कॉमा वाई को, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, बट वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। नहीं हो सकता ना ऐसा, वाई जो है वो एक्स की वाइफ नहीं हो सकता, इसका मतलब आर नॉट बिलोंगिंग टू वाई कोमा एक्स है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। सर ये सिमेट्रिक भी नहीं है हमारे पास। थर्ड केस में फिर से लेट किया हमने, आर बिलोंग किया एक्स कॉमा वाई को। सर इसका मतलब हुआ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब एक और चीज मैंने लेट करी यहाँ पे, एक मिनट यार। हम्म, एक सेकंड यार। ओके, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब मैं कह रहा हूं एक और लेट, एक्स बिलोंग्स टू वाई कॉमा जेड। अब आप देखो ये पॉसिबल है क्या? पहले तो ये देखो, एक्स जो है वाई की वाइफ है, और वाई जो है वो जेड की वाइफ है। अब ऐसा हो सकता है कि यार भाई एक्स अगर वाई की वाइफ है तो वाई इसका पति होगा, मतलब हस्बैंड होगा। अगर ये हस्बैंड है तो आप मुझे बताओ ये यहाँ पे वापस पति वाइफ वाइफ बन सकता है क्या? भाई वाइफ वाई तो हस्बैंड हो गया, और वाई कोमा जेड का मतलब हुआ वाई इज वाइफ ऑफ जेड, तो नहीं हो सकता ना। तो वाई इज नॉट वाइफ ऑफ जेड नहीं हो सकता भाई, ये तो नॉट बिलोंगिंग हो गया, पहली नॉट बिलोंग हो गया, तो थर्ड केस में तो पहुंच ही नहीं सकते हम। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। हम डी केस के लिए क्या लिखेंगे, आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया, ये कंप्लीट हो गया।
लास्ट ई पार्ट और है बस एक है ना, वो और देख लो फटाफट से। ओके, ई पार्ट में देखो एक्स एक्स, तो आर बिलोंग कर रहा है एक्स कॉमा एक्स के लिए, तो आप यहाँ पे कह सकते हो क्या, अगर मैं इसको बिलोंग करता हूँ एक्स कॉमा एक्स से, तो इसका मतलब हुआ एक्स इज अ फादर ऑफ एक्स। हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, एक्स इज नॉट फादर ऑफ एक्स, तो एक्स जो है एक्स का फादर नहीं हो सकता, तो ये नॉट बिलोंगिंग है एक तरीके से, इसका मतलब सो आर इज मैं लिख देता हूं यहाँ पे नॉट रिफ्लेक्सिव लिख देता हूं। ओके, ये लो। सेकंड केस देखो, यहाँ पे आपको लेट करना पड़ेगा कंडीशन, आर बिलोंग कर रहा है अगर एक्स कॉमा वाई से, इसका मतलब हुआ एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब ऑब्वियसली बात है, अगर एक्स वाई का फादर है तो वाई या तो मतलब सन होगा या डॉटर होगा, या तो बेटा होगा या बेटी होगी, इन दोनों में से कोई एक होगा और उसका ही पिता है। ठीक है सर, मुझे बताओ, बट वाई फादर हो सकता है कि एक्स का नहीं हो सकता? भाई ये तो बेटा है ना, बेटा बाप नहीं हो सकता ना, बाप तो बाप ही रहेगा। बट मैं लिखूंगा वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स, मतलब ये तो बच्चा है और ये फादर है, तो फादर मतलब बेटा नहीं बन सकता, तो वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आर नॉट बिलोंगिंग टू वाई कोमा एक्स। हाँ, ये थोड़े से अच्छे लगेगा ये वाला लास्ट वाले, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सो आर इज नॉट सिमेट्रिक इस कंडीशन में भी। ठीक है भाई, अब आगे देखो, एक और कंडीशन लेट कर लेता हूँ, वो भी मुझे पता नहीं होगी। आर बिलोंग कर रहा है अगर आपके पास एक्स कॉमा वाई से, इसका मतलब हुआ एक्स इज फादर ऑफ वाई। ठीक है, जब एक्स वाई का फादर है, ठीक है, और फिर एक और कंडीशन एक्स बिलोंग टू वाई कोमा जेड, बताओ ये वाली कंडीशन हो सकती है क्या, पहले तो ये बताओ, सबसे पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, वाई कोमा जेड का मतलब हुआ वाई इज फादर ऑफ जेड, ये हो सकता है कि हाँ सर हो सकता है, क्यों, देखो भाई, एक्स वाई का फादर है, हाँ सर एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, वाई जो है जेड का फादर है, इसका मतलब ये दादा हो गया इसका, ये क्या हो गया, दादा हो गया। एक्स जो है वाई का पिता है, वाई जो है वो जेड का पिता है, मतलब एक्स जो है वो आपके ग्रैंडफादर है। ठीक है, और ये ग्रैंडफादर हो गए, और वाई जो है इनका बेटा हो गया, और जेड जो है उनका भी बेटा हो गया, यानी कि ये मतलब ग्रैंडसन हो गया एक तरीके से। अब आप मुझे बताओ, एक्स जो है वो जेड का क्या हुआ, सर एक्स जेड का दादा हुआ, एक्स जेड का दादा, मतलब हिंदी में समझा रहा हूं मैं आपको, मतलब ग्रैंडफादर हुए, एक्स जो है वो जेड के क्या हुए, ग्रैंडफादर हुए। लेकिन अब आप मुझे बताओ, एक्स जो है वो जेड के फादर हो सकते हैं कि सर नहीं हो सकते, एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड, ये एक्स जो है वो जेड के फादर नहीं है, वो मतलब ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर मतलब दादाजी है वो, तो आर नॉट बिलोंगिंग टू हुआ, देखो कितना शानदार कंसेप्ट था ये वाला अच्छा था, एक्स कॉमा जेड नहीं हो सकता है, तो मैं कहूंगा आर इज नॉट, लास्ट क्या कहा था, कौन सा हो गया आपके पास, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, नॉट ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, और सिमेट्रिक भी नहीं है, तो अपन ई वाले केस के लिए लिख देते हैं आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये लो, ये कंप्लीट हो गया आपका फिफ्थ पार्ट के मतलब जो ई वाला पार्ट था वो, तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई डाउट लगे कमेंट सेक्शन में बताना। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में डाउट है वो भी आप कमेंट कर सकते हो, आप कहाँ से हो ये बताना आप, ताकि हमें पता लगे कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्लास 12th के लिए, और ये चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग है। इसके बाद जितना भी आपका सिलेबस है 2023-24 का, वो सारा कंप्लीट आपको मिलेगा प्लेलिस्ट के अंदर, एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट, एग्जाम्पल, सब कुछ, और सब कुछ अच्छा रहा तो और भी आगे हम एग्जाम्पलर वगैरह के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराएंगे। तो देखते हैं आप लोगों का क्या सपोर्ट रहता है, आई होप होगा बहुत ही अच्छा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।